नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें मंत्रों से लेकर साम्राज्यों तक ले जाएगा। हम मिलकर वैदिक युग के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि जब सिंधु घाटी के महान शहर शांत हो गए तो भारत का अगला अध्याय आखिर लिखा किसने? देखिए, इसका जवाब हमें किसी बड़ी बड़ी इमारतों या खंडरों में नहीं मिलता, नहीं, बल्कि इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही शक्तिशाली पवित्र ग्रंथों में। तो चलिए मिलकर इसी दौर की गहराई में उतरते हैं। हमारी ये कहानी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि लगभग 1000 साल लंबी है। ये 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चलती है। और समझने में आसानी हो इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। एक है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो फिर हमें इस दौर के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है? इसका जो मुख्य स्रोत है वो है दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों का एक संग्रह, जिन्हें हम वेद के नाम से जानते हैं। इन ग्रंथों को इतना पवित्र माना जाता था कि इन्हें श्रुति कहा गया, जिसका मतलब है जो सुना गया हो। मान्यता ये भी कि ये ज्ञान इंसानों ने नहीं बनाया, इसलिए अपौरुषेय, बल्कि इसे सीधे दिव्य शक्ति से सुना गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर याद रखकर आगे बढ़ाया गया। कमाल की बात है कि वेद शब्द का मतलब ही ज्ञान होता है। हर वेद की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इसमें 4 परतें हैं। सबसे पहले आती है संहिता, जो कि भजनों और मंत्रों का मूल संग्रह है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो यज्ञ और अनुष्ठानों को समझाते हैं। तीसरे हैं आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। ये ध्यान और मनन पर जोर देते हैं। और आखिर में आते हैं उपनिषद। ये तो गहरे दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का सार या अंत। अच्छा, तो कुल मिलाकर 4 मुख्य वेद हैं और हर एक का अपना एक खास मकसद है। ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, जिसमें देवताओं की स्तुति में भजन है। सामवेद सुर और लय का वेद है। कहते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं हैं। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों के लिए एक तरह की गाइड बुक है। और अथर्ववेद, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मंत्र, जादू टोने और उपाय दिए गए हैं। अगर हम सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के अंदर झांकें तो हमें कमाल की चीजें मिलती हैं। इसमें 10 मंडल यानी 10 किताबें हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इसके तीसरे मंडल में मिलता है। 7वें मंडल में 10 राजाओं के बीच हुए एक बड़े युद्ध का जिक्र है। और 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति की कहानी बताई गई है। तो चलिए अब इन ग्रंथों को अपनी गाइड बनाकर देखते हैं कि इस युग के पहले 500 सालों में, यानी प्रारंभिक वैदिक काल में, आखिर जिंदगी थी कैसी। तो देखिए, शुरुआती वैदिक लोग ज्यादातर चरवाहे थे, जो अपने मवेशियों के साथ घूमते रहते थे। और उनका समाज आज के हिसाब से देखें तो काफी लचीला था। किसी की अमीरी इस बात से नापी जाती थी कि उसके पास कितनी गायें हैं। वर्ण व्यवस्था भी जन से नहीं बल्कि काम या पेशे से तय होती थी। इतना ही नहीं, महिलाओं का समाज में सम्मान था। वो सभाओं में हिस्सा लेती थीं और विधवा पुनर्विवाह, जिसे नियोग कहते थे, उसकी भी इजाजत थी। इस युग में गाय की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे अघन्य कहा जाता था, मतलब जिससे मारा नहीं जा सकता। गाय ही धन दौलत का सबसे बड़ा प्रतीक थी। इतनी कीमती कि मवेशियों को लेकर युद्ध तक हो जाते थे, जिन्हें गविष्ति कहा जाता था। और जहां तक शासन की बात है तो सारी ताकत राजा के हाथ में नहीं थी। राजा की शक्ति पर कई तरह की सभाएं और समितियां कंट्रोल रखती थीं। जैसे सभा थी जिसमें कुछ बड़े बूढ़े और खास लोग होते थे, और एक समिति थी जिसमें आम लोग भी अपनी बात रख सकते थे। लेकिन फिर करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास 2 ऐसी बड़ी वजहें सामने आईं जिनसे सब कुछ बदलने लगा। पहला और सबसे बड़ा बदलाव था एक नई धातु की खोज और उसका इस्तेमाल। ये धातु इतनी मजबूत थी कि इसने जीवन के हर पहलू को, खेती से लेकर लड़ाई तक, सब कुछ बदल कर रख दिया। इस धातु को ग्रंथों में अयस या श्याम अयस यानी काला धातु कहा गया है, जिसे आज के इतिहासकार लोहा मानते हैं। अब लोहे से न सिर्फ मजबूत हथियार बने, बल्कि सबसे जरूरी घने जंगलों को साफ करने के लिए बेहतर हल भी बनाए जा सके। और इन्हीं लोहे के नए औजारों के दम पर लोग पंजाब के इलाके से निकलकर धीरे धीरे पूरब की तरफ गंगा के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने लगे। तो लोहे का इस्तेमाल और पूरब की ओर ये जो विस्तार था, इन्हीं 2 बदलावों ने उत्तर वैदिक काल में एक बिल्कुल ही नए समाज को जन्म दिया।
अब लोगों का जीवन घुमंतू चरवाही से बदलकर स्थायी खेती-बाड़ी पर टिक गया। लोग गांव बसाकर एक जगह रहने लगे। इससे राजा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए और अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े-बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने लगे। और समाज का ढांचा भी पहले से कहीं ज्यादा जटिल और कठोर होता चला गया। चलिए अब इन दोनों युगों की सीधी सीधी तुलना करते हैं ताकि ये साफ हो जाए कि समाज में कितना जबरदस्त बदलाव आया था। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को देखते हैं। जो व्यवस्था पहले काम पर आधारित थी और लचीली थी, वही अब जन्म पर आधारित हो गई, एकदम कठोर और वंशानुगत। एक बार कोई जिस वर्ण में पैदा हो गया, उसकी सामाजिक स्थिति जीवन भर के लिए तय हो जाती थी। इसी तरह महिलाओं की स्थिति में भी भारी गिरावट आई। उन्हें सभाओं में जाने से रोक दिया गया और दूसरी तरफ राजा की शक्ति असीमित हो गई और जो सभा समितियां पहले राजा पर नियंत्रण रखती थीं, उनका असर लगभग खत्म हो गया। इस युग में जो सामाजिक ढांचे और दार्शनिक विचार बने, वो बस वहीं खत्म नहीं हो गए, बल्कि उन्होंने आने वाले भारतीय इतिहास की पूरी नींव रखी। मिसाल के तौर पर गोत्र व्यवस्था, ये उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हुई थी। गोत्र का शाब्दिक अर्थ था गौशाला, और ये उन लोगों को दिखाता था जो एक ही पुरुष पूर्वज के वंशज थे, और एक ही गोत्र में शादी करना मना था। ये नियम आज भी समाज के कई हिस्सों में माना जाता है। और ये भी देखिए कि आधुनिक भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, वो भी सीधे इसी युग के आखिर में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह जो युग मंत्रों और यज्ञों से शुरू हुआ था, वो साम्राज्यों की नींव रखकर खत्म हुआ। इसने एक ऐसा सामाजिक और दार्शनिक ढांचा पीछे छोड़ा जिसके सवाल और जिसकी गूंज आज भी 3000 साल बाद हमारी दुनिया में सुनाई देती है।